रखना जरूरी है कि गवर्नमेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं एक ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पे चलती है। ऑफिशियल कॉन्सेप्ट हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स के लिए जो जाते हैं वो एक एग्जाम के थ्रू जाते हैं। अब एमएसएमई डिपार्टमेंट में जितने भी एमएसएमई के लोग होंगे, वो जो हेड होगा वो तो आईएएस आईपीएस होगा और वो जिनका ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि जो बाकी लोग होते हैं उन्होंने बस एक बार जॉब ज्वाइन किया और लाइफ उसी में रहेंगे, उन्होंने कभी इंडस्ट्री के साथ काम नहीं किया। तो इस वजह से जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, एज ए इंजीनियर। तो हम इसके बारे में नहीं बात करते हैं, हम बेटर ये बात करते हैं एज इंजीनियर हम क्या कर सकते हैं ना। जो इंडस्ट्री है हम उसकी बात करते हैं। तो इंडस्ट्री में बताओ, इंडस्ट्री विल बी वेरी हैप्पी कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपके साथ काम करे। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बात होती है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में मैकेनिकल के किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, या आपके 100 बच्चों के स्टूडेंट में से हार्डली 5 से 10 में के बारे में आपको पता होता है। तो कुछ मिस्टेक आपकी तरफ से भी है कि जब इंडस्ट्री इस टाइप के इंजीनियर्स को या बीटेक स्टूडेंट को अपने यहाँ हायर करती है इंटर्नशिप के लिए, तो उनको लगता है कि उनको तो कुछ भी नहीं आता और वी आर वेस्टिंग अवर टाइम ऑन सच इंजीनियर्स, राइट। तो इट इज वेरी इसेंशियल कि आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री आपके पास आए तो आपको इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना आना चाहिए, आपको ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो इसी बैकग्राउंड के साथ मैं ये सेशन भी डिस्कस कर रहा हूँ कि सिर्फ हम मेकाट्रॉनिक्स ना पढ़े, इसको एज अ कोर्स करिकुलम की तरह ना पढ़े, इसको हम ऐसा देखें कि प्रैक्टिकल दुनिया में यूज हो रहा है। बेसिकली कोई इंडस्ट्री आपको जॉब इसलिए देती है, इंटर्नशिप में क्यों आपको बुलाती है, वो आपको सिखाने के कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू, है ना। जो सिखाना है वो आप कॉलेज में सीखें, वो आपसे काम लेना चाहते हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इंडस्ट्री की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व करेंगे जब आप उसको पढ़ पाएंगे, राइट। तो आई होप अभिषेक आई आंसर योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप बीच बीच में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो हम अपने सेशन पे आ जाते हैं। आज हमारा इसी तरह से डिस्कशन चलेगा क्योंकि इट इज मोर देन मतलब इवन सीखने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मेकाट्रॉनिक्स पढ़ क्यों है, ताकि हम इस तरीके से आगे बढ़े। सो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 या 4.0 को बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हमारे टोटल अभी तक ये चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह लेते हैं। तो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, जहाँ पे स्टीम इंजन की मदद से वो बहुत फास्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में उन्होंने काम किया था, टेक्सटाइल बनाते थे। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज ए मैकेनिकल स्टूडेंट आपको इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि आपके आसपास जितनी मशीनें हैं, आप जितने भी डिवाइसेस देखते हैं, सबको इंटरनेट से जोड़ दें। तो कहने का अगर सिंपल टर्म में हम बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहता है कि ये डिवाइस, आपका फैन, आपका फ्रीज, आपका कंप्यूटर, आपका फ्रिज, आपका एसी, ये आपस में बातचीत करें। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आपस में आपके बातचीत करने वाली चीजें उसमें हो रही है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की खास बात यह है कि जो कंट्री जितनी ज्यादा पॉपुलेटेड रहेगी उसका यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होगा। इंडिया हम जानते हैं सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो अगर फ्यूचर में इस पे काफी ज्यादा काम होने वाला है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके ही इंडस्ट्री 4.0 बनता है। थर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बेसिकली हम जानते हैं कि गूगल में अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जो कि प्रोग्रामिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर करते हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और ब्लॉकचेन में एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें बैंकिंग सेक्टर और आपका इस टाइप का जो पूरा एनवायरनमेंट है ये पूरा चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपका कोई अकाउंट है और कोई अकाउंट हैक करता है, आपका एटीएम कार्ड हैक करता है, तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे क्योंकि एक ही सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन है। अगर उस सर्वर को किसी ने या एक दो सर्वर में है तो उस सर्वर को अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपका सारे इंफॉर्मेशन जा सकती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हर डेटा को एनक्रिप्ट करके उसमें डाल देते हैं और मल्टीपल सर्वर में स्प्रेड कर देते हैं, जिसकी मदद से अगर कोई एक पर्सन एक सर्वर को हैक करता है तो बाकी सर्वर का डेटा इंटैक्ट रहेगा, तो आपका डेटा करप्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन कोर एक सीएसआईटी ब्रांच का टॉपिक्स है। तो हम मेनली इंडस्ट्री 4.0 और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन हमें इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 वीडियोस मैं शेयर करना चाहूंगा। नाउ इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हो सकती है वीडियोस ठीक से आपको दिखाई न दें। मैं चैट बॉक्स में जो है ये लिंक भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस लिंक पे जाके इन वीडियोस को देखें। मैं यहाँ पे प्ले भी करूंगा।
वीडियोस इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या किस साइड हम जा रहे हैं, किस तरफ हमारा वो चीज जा रहा है, तो हम इन वीडियोस को देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली हम जो देखने वाले हैं, वीडियो जो हम देखने वाले हैं वो किस चीज के बारे में है। ये जो वीडियो है बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में है, सॉरी अपना इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। तो इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 जो रिवॉल्यूशन है वो प्रीवियस रिवॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट है। थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दूंगा, फिर हम इस वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे इंडस्ट्री 4.0 क्या है। अभी आप एक कार खरीदने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, या बाइक खरीदने जाते हैं या इस टाइप की चीजें खरीदने जाते हैं, और अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो कारें आपको बहुत फैसिनेट करती है और करनी भी चाहिए। आप आज इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है वो सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से वो न होते हुए भी वो मैकेनिकल बैकग्राउंड के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक पैशन। पवन आई थिंक आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप मुझे आप म्यूट कर लीजिए इसमें। ओके या तो अभी जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है जरा हम समझने की कोशिश करें। तो आप जब कार खरीदने जाते हैं तो आपके पास मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी ऐसा है। मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, हमारे जो पंजाब या नॉर्थ साइड के जो लोग होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनके पास चॉइसेस बहुत कम होती है, ठीक है, या तो लेग स्पेस नहीं मिलता है या तो हेड स्पेस नहीं मिलता है, तो वो दो तीन कारों में से सिलेक्ट करके उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मान लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इस टाइप के जो ऑप्शन है, आप इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो काफी लिमिटेड है, ठीक है। आपको जो ऑप्शन है एबीसीडी में से सिलेक्ट करना है, उसमें कस्टमाइजेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंजेस नहीं करा सकते। और अगर आप अपनी कार में, जैसे मैकेनिकल के स्टूडेंट तो बहुत इस चीज को करते हैं, अपने बाइक को चेंज करेंगे, अपने कार को चेंज करेंगे, उसके लिकिंग स्किल को चेंज करेंगे, बट वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसमें जो कार के जब डिजाइन होता है तो सेफ्टी के साथ चीजें करते हैं और सेफ्टी में उसमें अफेक्ट होता है। तो जैसे आप ओल्ड भोपाल तो सभी मैकेनिकल के स्टूडेंट जाते ही जाते हैं, मैं भी खुद वो कबाड़ खाने वाले मार्केट में गया, कितना मैकेनिकल काम होता है, तो वहाँ पे अपने वो कार के टायर्स मोटे मोटे कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट दे आर वेरी वेरी अनसेफ। तो अगर आप इसको मिसयूज करेंगे तो आपकी सेफ्टी उस पर भी होती है, या हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं ऑलरेडी इस चीज को, आप जानते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कस्टमाइजेशन कैसे लाएं, या कस्टमाइजेशन क्यों नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जब कार बुक करने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, तो आप बोल रहे हैं उनको कि सर मुझे जो चेयर चाहिए वो इस कलर की चाहिए, मुझे उसमें इतनी हाइट इतनी गैप चाहिए, मेरे इसमें म्यूजिक सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरी स्क्रीन ऐसी दिखनी चाहिए, ये चाहिए। तो आप जब कार खरीदने जाते हैं तो कार के मॉडल को सिलेक्ट करने के बजाय आप कार के फीचर को सिलेक्ट करें। और मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन शायद जो बहुत हाई एंड कार्स आती हैं वो उसमें शायद ये फीचर्स होते हैं। तो आप जब खरीदने जाते हैं तो आप ये सारे ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करें, और वो 1 महीने का आपको टाइम दे, और 1 महीने के बाद आपको उसी टाइप से कस्टमाइज कार आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसा कितना अच्छा रहेगा, सभी लोग इसको चाहेंगे और सभी आपकी कार एक आपके हिसाब से कस्टमाइज रहेंगे, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे हिसाब से कार बनी है, सारी कार कॉमन नहीं। बट ये पॉसिबल क्यों नहीं है। अब हम ये चीजें क्यों अभी पॉसिबल नहीं है, हम जरा इंडस्ट्री लेवल पे जाके बात करते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे मास प्रोडक्शन होता है, हम जानते हैं एक दिन में बहुत सारे कारें बनती है, और एक दिन में इसमें जब कारें बनती है तो एक ही नट बोल्ट यूज होगा, एक ही आपकी सीट यूज होगी, एक ही कलर यूज होगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो ह्यूमन बेस्ड जो असेंबलिंग चल रही है, या इवन मशीन बेस्ड जो असेंबली चल रही है, इवन मैकाट्रॉनिक्स बेस्ड जो असेंबली चल रही है, वो उसको ये पता नहीं है कि कौन सी कार किसके लिए बन रही है। वो नहीं जानता कि वो तो सिर्फ कारें बना रहा है, एक ही तरह की कारें बना रहा है, एक असेंबली लाइन में पूरी एक ही तरह की कारें बन रही है, और वो ये नहीं पता कि ये से अमित के लिए बन रही है या अभिषेक के लिए बन रही है या पाटीदार के लिए बन रही है, ठीक है, ये उनको नहीं पता, राइट। तो इस वजह से मेरे जो मोटर्स हैं, मेरे जो मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स हैं, वो आपके हिसाब से कस्टमाइज कार नहीं बना सकते। दूसरा तरीका यह है कि सभी लेबर्स के पास एक लिस्ट आ जाए कि कार ए बन रही है, इस कार ए से अभिषेक के लिए बन रही है या हर्ष के लिए बन रही है,
तो जो है इन कार में हमें ये सामान लगाना है। तो अगर वो इस तरीके से करेंगे तो वो एक दिन में एक ही कार बना पाएंगे और उनका प्रोडक्शन प्रोसेस डेफिनेटली फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इंडस्ट्री 4.0 क्या कहता है? इंडस्ट्री 4.0 है कि हम हर्ष और अभिषेक के हिसाब से कस्टमाइज कारें बनाएंगे, लेकिन ये जो कारें बनाएंगे वो मशीन खुद ब खुद बनाएगी और इसके लिए कार जो है वो खुद मशीन से, खुद रोबोट से बातचीत करेगी, उसको इंफॉर्मेशन देगी कि ये हर्ष की कार है, ये अभिषेक की कार है और इस कार में ये सामान लगना है, और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स हैं वो हर्ष की कार बनाएंगे या अभिषेक की कार बनाएंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। ठीक है, और इस पे बहुत कम मटेरियल पे आपको नेट पे मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सिर्फ 5 या 10 साल पहले आई है और अभी जर्मनी ने ही इसको बहुत ही परफेक्ट किया है। बाकी जो वर्ल्ड में बाकी सारी कंपनी इस पे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर इंडस्ट्री 4.0 को हम एक सिंपल शब्द में बोले तो इसमें जो मैन्युफैक्चर होने वाली जो कार है वो खुद रोबोट को बताएगी कि ये मैं अभिषेक के लिए बन रही हूँ या मेरा जो ट्रक है वो हर्ष के लिए बन रहा है और आप मुझे हर्ष के हिसाब से डिजाइन करो, और मेरा जो रोबोट है वो कार को हर्ष और अभिषेक के हिसाब से डिजाइन करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब मशीनें और कार्स आपस में बातचीत कर सकें, सारे मशीन्स आपस में बातचीत कर सकें और प्रोडक्शन को पूरा ओवरऑल कर सकें। तो दिस इज बेसिकली इंडस्ट्री 4.0। तो उसका वो वीडियो जो है मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ और आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। So I'm playing this. A vision into tomorrow's manufacturing. Products finding their way independently through the production process. In intelligent factories, machines and products communicate with each other, cooperatively driving production. Raw materials and machines are interconnected within an Internet of Things. The objective, highly flexible, individualized and resource-friendly mass production. That is the vision for the fourth industrial revolution. A look back at history. At the end of the 18th century, the first steam engines and the intelligent use of hydropower revolutionized production. The late 19th century saw the rise of electrical engineering and mass production. The first moving belt conveyor was used as long ago as 1870 in the slaughterhouses of Cincinnati, Ohio. In the mid-1970s, electronics and IT began to expand rapidly into industry. Siemens developed the first Simatic. Production became increasingly based on computer-assisted controls. The fourth industrial revolution is still a vision. Experts believe that it will only become a reality within the next 20 years. In intelligent factories, everything is interconnected wirelessly. At the German Research Center for Artificial Intelligence in Kaiserslautern, this future can already be experienced right now. Research is underway here into exactly what the industrial production of tomorrow will be like. Fabriken werden zukünftig aus Bausteinen bestehen, aus smarten oder intelligenten Bausteinen, wie man es nennen mag. Vergleichen wir das vielleicht mal so ein bisschen mit einer Lego-Steinwelt. Das heißt, wir haben standardisierte Bausteine, die wir hoffentlich relativ einfach zusammenstecken und zusammensetzen können. Jeder dieser Bausteine hat bestimmte Funktionalitäten und wir können sie zukünftig in einem solchen fabrikinternen Internet dann kombinieren. A bottling plant for liquids, set up together with Siemens, is used to demonstrate the most important components of the intelligent factory of the future. Each bottle contains an RFID chip storing a precise description of how it has to be processed, which liquid, which lid, and which label. At each station, the bottle communicates directly with the machine, telling it how it has to be processed. At the end, a computer checks whether the bottle has actually been produced as desired. Factories with networked machines and products are already in existence today. In the future, however, these hitherto self-contained systems will be connected together in a comprehensive network. All devices, machines, and materials will be duly equipped with sensors and communications technology and connect to each other. These systems are known as cyber-physical systems.
The highlight is that they communicate with each other and also control each other cooperatively. Wenn Sie sich das Thema Industrie 4.0 angucken, dann basiert sie ja auf der Logik dieser Cyber Physical Systems. Das heißt, Sie haben autokrate, selbst arbeitende Systeme, die sich optimieren und sich gegenseitig austauschen und dadurch letzten Endes Produktion optimieren. Ja, die Vision sieht so aus, dass wir ein Internet quasi hinunterziehen bis auf die unterste Ebene. Das heißt, jeder Sensor, jeder Aktor wäre damit quasi ein Teilnehmer eines Internet der Dinge. Jedes Gerät hat damit eine eigene IP-Adresse, ist damit adressierbar in diesem Netzwerk. For the customers, this means tailor-made products at relatively affordable prices. For industry, it means highly flexible mass production that can be rapidly adapted to market changes, because in the future, product life cycles will be even shorter. Another reason why it's increasingly important to depict engineering across the entire life cycle. Maintenance, for instance, is planned in from the very start. Wir haben ja bereits in den 90er Jahren mit Totally Integrated Automation entsprechend ein Setup gewählt, wo unsere Produkte und Systeme sehr gut miteinander kommunizieren können. At Corporate Technology in Princeton, a cyber-physical control is being researched even today. The vision, the control, and all linked sensors are connected to the internet. One potential scenario is enabling the PLC to react to utility pricing information in building automation. We can enhance PLCs to use simulation to calculate how much to pre-cool a building, with the ultimate goal of turning off the cooling system during peak times. But that's just the beginning. We've prototyped capabilities in a PLC to access big data in cyberspace in real time. And we've also enabled a network of PLCs to connect to a dynamic simulation of the entire physical process. Siemens is shaping the future of industry. Connecting the real with the virtual world of production is making it possible to enter entirely new dimensions in quality, efficiency, and flexibility. The company is well prepared for Industry 4.0. Okay, great. So I hope आपने ये वीडियो देखा. So there is a question, sir. It's like a artificial intelligence used by MG Motors. So विद्युत शर्मा कह रहे हैं कि क्या ये आंसर है? So विद्युत कह रहे हैं कि sir, is it like artificial intelligence used by MG Motors and all? So now again we have come up to in fact interesting second question जो सभी स्टूडेंट पूछते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि चलिए अगर आपको एक इंडस्ट्री 4.0 इंप्लीमेंट करना है तो एज अ इंजीनियर आपको सवाल नहीं करना है, आपको जवाब देना है. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम किसी इंजीनियर से मैं जब मिलता हूं तो वो सवाल करता है कि सर ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हो रहा होगा. व्हाई होगा? आपको पता होना चाहिए, राइट? तो जब आप प्लेसमेंट्स या किसी भी इन सब चीजों में जाते हैं तो ये जो इंजीनियरिंग अवेयरनेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आप में बिल्कुल मिसिंग होता है. ठीक है, तो अब तो क्या जैसे अगर आप में मिसिंग है तो हम इस वेबिनार सीरीज में मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी इंजीनियरिंग अवेयरनेस को बढ़ाएं. तो ये जो सवाल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम एमजी मोटर को चलाएंगे, बिल्कुल सही है. आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चला सकते हो, बट कैसे? अगर आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है तो आप कैसे करोगे? अगर आपको अपना एक रोबोटिक आर्म बनाना है मैकेट्रॉनिक्स में तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप कैसे करोगे? तो इन जनरल जो स्टूडेंट लेवल पे जो सवाल आता है वो ये आता है कि सर मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं, मैं कैसे सीखूं, और कॉलेज करिकुलम में तो ये है नहीं. तो ये जो सवाल है ये अगेन आपके इंजीनियरिंग अवेयरनेस को वीक दिखाता है. ठीक है, तो यस मैं ये मानता हूँ चीजें कि आप सारी चीजें सेल्फ सीखना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है. लेकिन आप नॉलेज तो रख सकते हैं. इंडस्ट्री 4.0 क्या है उसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, वो क्या चल रहा है, मैकेट्रॉनिक्स कैसे इंप्लीमेंट होता है, फिर आगे की स्टेज में मैं आपको हेल्प करूंगा. तो इस वीडियो में आपने देखा कि आपका जो वो एक लिक्विड फिल कर रहे थे एक बॉटल में, और उस बॉटल में RFID टैग लगा हुआ था, इससे उस मशीन को पता था कि किस बॉटल में क्या फिल करना है. ठीक है ना? तो इसी तरीके से जो भी कार्स आ रही हैं, कार्स में हम ऐसी बारकोड रीडर्स और RFID टैग लगाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है
अपनी सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग एडजस्ट कर लेगा। तो इस लेवल पे हम इंडस्ट्री 4.0 में पहुंचना चाहते हैं। मैं एक और वीडियो यहाँ पे शेयर करूंगा जो इंडियन सिनारियो में बता रहा है कि तो इंडिया में इंडस्ट्री 4.0 पहुंच चुका है, कुछ इंडस्ट्रीज इसको यूज कर रही हैं। हाँ, जो इंडस्ट्री 4.0 में जो फुल एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी जर्मनी जैसे देशों को छोड़ के कहीं नहीं है, लेकिन इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। और जहाँ पे रोबोट्स हैं, जहाँ मैकेनिक्स हैं, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत तो पड़ेगी। तो आपको इस चीज के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये एक इंडियन कंपनी के बारे में बता रहे हैं और वो मैं उसको प्ले भी यहाँ पे करता हूँ, शेयर भी करता हूँ आपसे। ओके, सो इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। आई थिंक मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ कि आप सभी को ये विजिबल है। एशिया की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में बॉश इंडिया का हेडक्वार्टर। कंपनी में 31,000 कर्मचारी हैं और कार्ड पंच करते ही उन्हें पता चल जाता है कि आज उन्हें किस स्टेशन पर क्या करना है। इसी वजह से हमको थोड़ा जो भी लॉसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लॉस बोलते हैं उसको, क्योंकि मैन पावर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, ये सभी हम ठीक से अलोकेट कर सकते हैं। इससे बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है हमारे लिए। ये जो भी हमको लगता था कि मैनुअल ट्रैकिंग करता था वो पूरा एलिमिनेट होके ये सिस्टम ट्रैकिंग हो गया है। इस प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए कई प्रोडक्ट्स बनते हैं। इंडस्ट्री 4.0 वाले इस प्लांट में ज्यादातर वक्त मशीनें खुद एक दूसरे से संवाद करती हैं और मुश्किल काम को बिना थके लगातार करती हैं। इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। ये तकरीबन 4 kg वेट करता है। उसका तकरीबन उसका मतलब है 8 kg हमारा एसोसिएट लोड और अनलोड करना पड़ेगा। एक शिफ्ट में तकरीबन 8 घंटे में उनको 1600 बार उठा के लोड करके अनलोड करना है। ये उसके बाद उनको स्टेशन के एक्टिविटीज भी देखना है। ये थोड़ा मुश्किल का काम है क्योंकि उनका शोल्डर तकरीबन 1 मीटर के तकरीबन हाइट पर लोड करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा दिक्कत होती थी, उनका शोल्डर ड्रूपिंग भी होता था। और जो भी स्टेशन में 2-3 स्टेशन में काम करते थे उनको थोड़ा हेजिटेशन था कैसे काम करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि एक अच्छा सोल्यूशन निकाले। लेकिन क्या ऐसे उपाय धीरे धीरे इंसान की नौकरियां खत्म करते जाएंगे? दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बहस के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में 70% से ज्यादा रोजगार इंसान से छीन लेगी। मशीनों का आपसी संवाद निश्चित रूप से समाज के ताने बाने पर असर डालेगा। तो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नुकसान को कैसे कम किया जाए? भारत में इसकी वजह से शायद कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से नौकरियां खत्म होंगी, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर भारत में हमने इसे ठीक ढंग से लागू किया तो ये ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा। बात सिर्फ ये है कि ये नई नौकरियां बिल्कुल अलग तरह की होंगी और हमें अपने लोगों को इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार करना होगा। कंपनी की क्यू एकेडमी अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करती है। यहाँ वर्चुअल रियलिटी स्टेशन और कई तरह के वर्कशॉप्स के जरिए कर्मचारियों को नए काम की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने डिफरेंट स्टेशंस जो भी शॉप में चल रहा है उधर एक सिमुलेट किया है, एक्चुअली 1:1 किया है, ताकि जो भी एसोसिएट इधर आके 1 हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे कैसे हैंडल करना है, कैसे पार्ट को सेंसिटिवली लोड करना है, अनलोड करना है, क्या क्या पैरामीटर चेक करना है। इसकी वजह से उनका थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा और जो भी स्किल उन्होंने नहीं किया होगा ये जगह आके वो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनको आसान हो जाएगा जो भी नया जाएगा उनको काम करना है। 2021 तक पूरी तरह त्रुटिहीन होने का लक्ष्य, क्या इस मंजिल तक एक टेबल फैन के सहारे पहुंचा जा सकता है? एकेडमी में कर्मचारियों से इस पंखे को खोलकर दोबारा असेंबल करने को कहा जाता है। अंत में नतीजा परफेक्ट होना चाहिए। पंखे के नतीजे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में अहम जानकारी देते हैं। ये स्टेशन डिजाइन और स्टेशन की परफेक्टनेस बताता है। साथ ही कर्मचारी को जरूरी निर्देश मुहैया कराए जाते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करेगा तो असेंबली प्रोसेस में
कोई गलती नहीं होगी। 1760 से 1840 के बीच हुई औद्योगिक क्रांति के बाद अब उद्योग जगत इंडस्ट्री 4.0 के नाम से एक बड़ी करवट ले रहा है और उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। ओके तो आपने देखा कि इंडिया में भी बहुत तेजी से हमारा इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है। साथ साथ में एक बहुत अच्छा डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। वो डिस्कशन ये था कि आपने देखनी पड़ी तो साथ साथ एक डिस्कशन ये हुआ था कि इंडस्ट्री 4.0 और इन सब चीजों से जॉब्स पे क्या असर पड़ेगा। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है इससे जॉब्स पे असर तो पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर जो असर पड़ेगा वो लेबरस, जो नॉर्मल लेबर एक्टिविटी है उन पे पड़ेगा, जबकि इंजीनियर्स पे इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, वो ये बोली गई थी कि आपकी जो नौकरियां हैं वो बदल रहे जाएंगी। अभी जिस तरीके से आपका काम हो रहा है वैसा नहीं होगा, और एक बदलाव आप खुद देख रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहले मैकेनिकल व्हीकल होता था, मैकेनिकल व्हीकल में आईसी इंजन, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर। आपका अभी भी आप जब जो आईसी या पेट्रोल या डीजल कार या जो भी उसका सर्विसिंग करने जाते हैं तो 2-3 हजार का खर्चा तो नॉर्मल है। उसमें हर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसकी सर्विस करना पड़ता है, सारी चीज करती हैं। अब आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें कुछ है ही नहीं, मोटर्स हैं, बैटरी है। तो आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज में आ रहे हैं जहां पे चीजें पूरी बदल रही हैं। और फिर इसमें जो आपके जो लोकल लोग हैं जो कि सर्विस में आपके ऑटोमोबाइल्स की सर्विस में जो इन्वॉल्व है उनका क्या होगा। तो ऐसे अब ये जो सवाल है कि जो जॉब्स पर असर पड़ेगा, ये सवाल आज का नहीं है, ये हमेशा से रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जब कारें नहीं थी तब घोड़ा गाड़ी चलती थी। जब घोड़ा गाड़ी के बाद कारें आई तो लोगों ने बोला यार घोड़ा गाड़ी वालों का जॉब क्या होगा। तो टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, आप टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लें, अगर आप उसने रोक दिया कि नहीं भाई हमने कंपलसरी कर दिया है कि नहीं आपको रोबोट्स नहीं यूज करने, आपको इंसानों से मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो जैसे वीडियो में कहा गया है उसकी क्वालिटी वर्ल्ड लेवल पे नहीं होगी, और जब आपके प्रोडक्ट्स दुनिया में कोई खरीदेगा नहीं तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी कैसी, आपको नौकरी कैसे मिलेगी। सो एज ए इंजीनियर आपको इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में न सिर्फ जानकारी होनी चाहिए बट आपको इसके बारे में काम भी करना चाहिए, और आपको इतने तेजी से अपडेटेड रहना पड़ेगा ताकि आप इस रेस में हमेशा आगे रहें। ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्री 4.0। अब हम जो है अपने प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? इंडस्ट्री 4.0 जो है दैट इज बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो क्या कह रहा है, जो हमारी अभी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को ऐड करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जो लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज हैं हम उसको उसमें ऐड करें। ओके, सो सेकेंड ये कह रहा है कि दिस प्राइमरली फोकसेस ऑन द यूज ऑफ लार्ज स्केल मशीन्स टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा बात कर रहा है, वो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। जैसे मैंने भी बताया कि मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी, राइट, तो और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी यूज करेगा। तो आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आप इन चीजों को कैसे करेंगे, ये तो आपका कोर टॉपिक नहीं है। डेफिनेटली इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन टू M2M कम्युनिकेशन आपका कोर टॉपिक नहीं है। तो आपका भले ही ये कोर टॉपिक नहीं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको इन चीजों को बनाना नहीं है, ये चीजें बनी बनी आएगी। इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, रोबोट जो है, आपको नहीं बनाना है, आपको इनको यूज करना सीखना है, राइट। तो हम इस सेशन में ये देखेंगे कि एज ए मैकेनिकल बैकग्राउंड से अगर आप इन सब टेक्नोलॉजी में एंटर करते हैं तो आप इसको किस तरीके से सीख सकते हैं, राइट। सेकेंड थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड इंक्रीज ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन को इंक्रीज करना चाहता है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, फास्ट चीजें होंगी। तो जो हिंदी वाला जो आपका वीडियो था उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं भी कुछ इंडस्ट्रीज विजिट कर चुका हूं, तो आज टाइम होगा तो मैं आपको अपना एक रोबोट पे भी हम काम कर रहे हैं जिसको हमने इंडस्ट्री में सप्लाई किया है। तो इंडस्ट्री में बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हमने फेस की। हाँ, बहुत सारा लेबर आता है और हर लेबर को उसका काम फिक्स नहीं होता। दो तरीके के लेबर्स होते हैं, एक बहुत ही हाई स्किल लेबर और एक लो स्किल लेबर। तो जो हाई स्किल लेबर्स होते हैं उनका काम तो फिक्स रहता है, उनको जगह जो है फिक्स रहता है, उसमें भी उनके रोटेशंस होते रहते हैं। और लो स्किल लेबर का काम फिक्स नहीं होता, उनको कहीं भी भेज दिया जाता है। तो हर रोज की एक माथापच्ची तो ये रहती है इंजीनियर्स की कि किसको क्या काम दिया जाए, कहाँ पे लिया उनको रखा जाए।
और कौन कितना काम कर रहा है। तो आप देखिए जहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे तो कितनी ज्यादा समस्या होती है। तो इनके सिंपल सोल्यूशन आपके इंडस्ट्री 4.0 से आ जाते हैं, जहाँ पे सारा चीजें ऑटोमेटेड रहती है। कंप्यूटर पे इंजीनियर बैठ के डिसाइड करता है आज मुझे ए टास्क करना है, जैसे ही वो ए टास्क करेगा उसके लिए उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। उसके बाद वो वहीं पे मैन्युअली डाल देगा कि ये लेबर्स हमारे पास होंगे। लेबर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसका एक RFID कार्ड होगा, जैसे वो कार्ड मशीन पे स्वैप करेगा उस पर पहले ही शो हो जाएगा कि उसको किस प्लांट में जाना है, क्या काम करना है और कैसे सारी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री 4.0 बोल रहा है, इस तरीके का हम मैन्युफैक्चरिंग लाएंगे। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है सेल्फ मॉनिटरिंग है। अगर कुछ गलती होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो खुद ब खुद मॉनिटर करेगा। आपका अगर कोई ह्यूमन बेस अगर कोई आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपने कोई नट गलत लगा दिया तो उसको कौन वेरीफाई करेगा? कोई। So as well as smart machine that can analyze, diagnose issues without the need of human intervention. तो इसमें स्मार्ट मशीन्स भी होगी जो प्रॉब्लम को खुद ब खुद डायग्नोस करेगी बिना मनुष्य के इंटरवेंशन के। तो ये आपका इंडस्ट्री 4.0 कहता है। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बस ये थोड़ी सी स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। तो जो पहला रिवॉल्यूशन आया था वो 1784 में आया था, जहाँ पे स्टीम इंजन की वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप हुआ था। और बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा काम होता था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि इस टाइप की मशीनें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बेस्ट थी। फिर जो सेकंड रिवॉल्यूशन है जो 1870 के बाद शुरू हुआ वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड मशीनों से उन्होंने किया। जो थर्ड रिवॉल्यूशन है जिसमें हम आज जी रहे हैं उसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम या मैकेट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें इंडस्ट्री 3.0 के पार्ट है। मैकेट्रॉनिक्स भी इंडस्ट्री 3.0 का पार्ट है। और इंडस्ट्री 4.0 जो है वो इससे भी आगे बढ़ गया है और उसने ये कहा है कि सारी मशीनें आपस में बातें करेंगे, सारे जो डिवाइस है वो आपस में बातें करेंगे और इस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। तो मैकेट्रॉनिक्स के एक स्टेप आगे इंडस्ट्री बढ़ चुकी है और हमें अभी मैकेट्रॉनिक्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो दिस वाज अबाउट इंडस्ट्री 4.0। तो इंडस्ट्री 4.0 क्या है, अगर उसको हम एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल से अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये स्लाइड्स काफी अच्छी है आपकी। एम्बेडेड सिस्टम जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके अपने हार्डवेयर और सेंसर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो यहाँ पे वहां से हम शुरू कर रहे हैं। स्मार्ट सेंसर्स हम यूज करेंगे। हमारे जो मोटर्स है वो स्मार्ट हो जाएगी, जैसे कि सिंपल मोटर इज अ नॉर्मल मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, एनकोडर बेस्ड मोटर इज अ बेसिकली स्मार्ट सेंसर बेस्ड डिवाइस। अगर ये स्मार्ट सेंसर में हम ऐसा डिवाइस लगा दे जो कम्युनिकेशन भी करने लगे, वायरलेस कम्युनिकेशन करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, तो हम उसको साइबर फिजिकल सिस्टम कहते हैं। मतलब उसमें हमारा साइबर मतलब वायरलेस नेटवर्क है, फिजिकल सिस्टम है जो कि कोई फिजिकल उसमें काम हो रहा है। और इस साइबर फिजिकल सिस्टम बेस्ड जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको हम अपना इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। तो ये आपका इंडस्ट्री 4.0 था। अब हम मैकेट्रॉनिक्स पे आ जाते हैं और इस बैकग्राउंड के साथ कि भाई इंडस्ट्री 4.0 इतना आगे बढ़ गया है तो मैकेट्रॉनिक्स में काम करना एक जरूरी चीज हो चुकी है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आने वाले 5 साल में प्योर मैकेनिक्स बेस्ड चीजें लगभग खत्म हो जाएंगी। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगभग जो है जो ओनली एरिया बचा था जो बहुत ज्यादा कोर मैकेनिक्स पे बेस्ड था वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैकेट्रॉनिक्स जैसे डोमेन में आपको एक्सपर्टाइज रहना एक तरीके से कंपलसरी चीज हो गई है। तो यहाँ पे भी हम जो है एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। मैं अगेन इसकी लिंक आपको चैट बॉक्स में टाइप करके देता हूं अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं, बट मेरे ख्याल से वीडियो अच्छे से स्ट्रीम कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी प्लेटफॉर्म पे काफी प्रॉब्लम्स आती थी। ओके, मैं ओके तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली EDX करके एक वेबसाइट है जो कि फ्री आपके मैकेट्रॉनिक्स का कोर्स है। इसके अंदर पेड कोर्स भी है काफी। ऑल्दो डोंट वरी, मैंने एग्जैक्टली इस कोर्स के हिसाब से अपना कोर्स प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि इस कोर्स में हार्डकोर प्रोग्रामिंग और माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग पे बात की गई है और मैकेनिकल के स्टूडेंट मेरे एक्सपीरियंस में मैं जानता हूँ कि उनको काफी प्रॉब्लम आता है, तो हम वैसे नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियो आपको बस एक चीज बताना चाह रहा है कि किस तरीके से मैकेट्रॉनिक्स काम करता है और कितना इसको इंडस्ट्री में यूज है। तो हम इस वीडियो को देखते हैं एक बार। As our world becomes more automated, more connected, and more high-tech,
we rely on mechatronic devices to solve many of our world's challenges. Mechatronics is a branch of engineering at the intersection of mechanical engineering, electrical engineering, and computer science. It is the study of computer-controlled mechanical devices. Whether in manufacturing, medicine, defense, transportation, energy, or entertainment, devices that combine small computers, motors, and sensors seem to be everywhere. Did you know that a typical modern car has 50 small computers, 40 small motors, and 100 sensors? And a typical airplane has 2,000 computers and 10,000 sensors on board. In this course, you will learn how to use embedded computers to control mechanical devices. We'll explore the coupling between computers, actuators, and sensors to create a seamless mechatronic system. Hands-on experience is the only way to really master the skills you will need to be a mechatronics engineer. In this course, you will program an embedded computer, create motor driver circuits, integrate sensors and motors, and create a fully functional small robot. The lab bundle you will purchase has all the materials you will need to practice and master your skills. The new engineering workforce will need integrated expertise across multiple disciplines, from computer programming to electrical and mechanical design. That is what this course is all about. Our world is changing fast, and the mechatronics revolution is upon us. Join us as we harness it to create the next in technology. ओके, तो आपने देखा कि मेगाट्रॉनिक्स किस तरीके से यूज हो रहा है। आई थिंक मेरा जो स्क्रीन है वो मेरा फेस कट रहा है क्या? जबकि मैं सेंटर ऑफ माय कैमरे में बैठा हुआ हूँ। मेरा फेस क्लियरली विजिबल है? सभी लोग को फुल फेस विजिबल है या कुछ मिसिंग है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक। So that's great that I'm visible to all of you. Fine. तो मेरे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम होगा, that's why I'm saying half this. Anyway, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आपका एक छोटा सा जो कार है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की जो कार है, उसमें 40 से 50 कंट्रोलर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, छोटे-छोटे कंप्यूटर जिसको माइक्रो कंट्रोलर्स भी हम कहते हैं। और एक एरोप्लेन में तो कई हजार तक छोटे-छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। तो इवन अगर आप मैकेनिकल के बैकग्राउंड से भी हैं तो भी अब चूंकि हमारा पूरी दुनिया मैकेट्रॉनिक्स बेस्ड होती जा रही है, तो आप इस चीज से दूर नहीं भाग सकते। आपको मैकेट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी हो गया है। तो हम इस चीज को कवर कराएंगे। लेकिन एक जो हमारा जो मिसकंसेप्शन है सभी के बारे में कि ये है कि आपको मैकेट्रॉनिक्स सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जो है आप जो है डेफिनेटली मिनिमम प्रोग्रामिंग और मिनिमम चीजों से भी मैकेट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार स्लाइड शेयर करता हूँ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब हमने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन लिया। जो है हमने चीजें जो है वो काफी क्लियर देखी। अच्छा, ओके, मैं तो let's talk about mechatronics now. Mechatronics, which is basically called mechatronic engineering, is a multidisciplinary branch of engineering which is combination of mechanical engineering, electronics engineering and software engineering. Mechatronics जो है basically जो है आपका 3 ब्रांचेस के कॉम्बिनेशन से बनता है।
जैसे कि हम जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इट इज अ synergetic integration of mechanical engineering and electronics with intelligent control for design and manufacturing of industrial processes and industrial products and processes. तो ये आपका एक इंटेलिजेंट कंट्रोल की तरह यूज करते हैं. हम सभी जानते हैं मैकेट्रॉनिक्स जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मेका और ट्रॉनिक्स से मिलकर बना है. हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि मैकेट्रॉनिक्स को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मैकेनिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और इनहैंस मैकेनिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स. हमारा जो मैकेनिक्स है उसको हम और बेटर करना चाह रहे हैं यूजिंग जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और की मदद से उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ताकि हम हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन और रिलायबिलिटी ला सकें. तो हमारा मैकेट्रॉनिक सिस्टम का एम ये है कि हम एक्जिस्टिंग मैकेनिकल वर्क को और इम्प्रूव करें और उसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन लाएं और रिलायबिलिटी लाएं. तो ये थोड़ी सी कॉमन सी चीज है. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो अबाउट इट. तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैकेट्रॉनिक्स. तो वर्ड जो मैकेट्रॉनिक्स है आपका वो बेसिकली जापानीज इंग्लिश वर्ड से में बना हुआ है और एक तेत्सुरो मोरी करके एक इंजीनियर थे जो कि यासकावा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन जापान में काम करते थे. और उन्होंने जो है बेसिकली ये अपना वर्ड कॉइन किया था मैकेट्रॉनिक्स. आगे चल के 1971 में मतलब 1969 में उन्होंने पहली बार मैकेट्रॉनिक्स वर्ड को बोला था. उसके पहले वर्ड एग्जिस्टिंग नहीं था. 1971 में उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया था, ट्रेडमार्क भी कराया था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने शब्द को पब्लिक को फ्री यूज के लिए ओपन कर दिया. और उसके बाद से मैकेट्रॉनिक्स वर्ड एक ऐसा वर्ड बन चुका है जो एक सभी को पता होना जरूरी है, कंपल्सरी कि आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है. इस तरीके का शब्द बन चुका है. तो क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट? आपके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं मैकेट्रॉनिक सिस्टम के, ठीक है, वो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं. तो एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम, जो आपका एयरक्राफ्ट है, जो आपका जो प्लेन उड़ता है, वो पूरा मैकेट्रॉनिक्स बेस्ड सिस्टम है. बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, वो बहुत ज्यादा चीजें उसमें बेस्ड होती है. तो उसको अपन एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स का. ऑटोमोबाइल एयरबैग सेफ्टी सिस्टम, ठीक है, जो आपका ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें जो आपके सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं वो भी मैकेट्रॉनिक्स बेस्ड होते हैं. आपका जो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है जिसपे काफी लोग आप लोग काम कर रहे होंगे, वो भी बेसिकली जो है मैकेट्रॉनिक सिस्टम. सारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो हैं दे आर बेसिकली मैकेट्रॉनिक सिस्टम. आपका जो सीएनसी है दैट इज नथिंग बट एडवांस एज एन एग्जांपल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स. उसमें आप प्रोग्रामिंग अपने कैड फाइल अपलोड कर देते हैं और वो सारा अपने आप पूरा आपको बना के देता है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ मैकेट्रॉनिक सिस्टम. ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स घर में, सभी के घर में वॉशिंग मशीन्स होती हैं, तो जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो भी एक मैकेट्रॉनिक्स का एग्जांपल है. 3D प्रिंटर ने आपके मैकेनिक्स में चीजें बदल के रख दी हैं. अब आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हाई एक्यूरेसी और बहुत सारी चीजों कर सकते हैं. ऐसी चीजें लो कॉस्ट में आप कर सकते हैं जो कि आप पहले सोच नहीं सकते थे. इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक मैकेट्रॉनिक्स का एग्जांपल है. ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपकी कार में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक मैकेट्रॉनिक्स सिस्टम का एग्जांपल है. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो अगेन आई हैव अ वेरी स्मॉल वीडियो जिसमें बेसिकली जो रोबोटिक्स से रिलेटेड है, इसकी भी मैं अगेन लिंक आपको यहाँ शो करूंगा कि वर्ल्ड में विच आर द पॉपुलर रोबोटिक्स, कौन कौन से पॉपुलर रोबोटिक्स जो है वो है, तो वो हम अभी देखते हैं. ओके यस, मैंने अभी स्क्रीन को डिस्कनेक्ट किया. अभी आपको फिर से स्क्रीन दिखेगी निशांत?
सो लास्ट वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि ये डायरेक्ट यूट्यूब वाला वीडियो नहीं था, तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी. लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रेजेंटेशन. तो मेकाट्रॉनिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम? तो मेकाट्रॉनिक सिस्टम चाहता है कि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, हम कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, हम हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन अचीव करना चाहते हैं, और इजी कंट्रोल चाह रहे हैं हमारे सिस्टम को, और अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंफर्ट हमारा पर्पस है. तो इन सारे ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो मेकाट्रॉनिक सिस्टम काम करता है. Now this is an important slide as far as mechatronics implementation is concerned. आप देख सकते हैं कि ये चार ब्रांचेस का, मेनली चार ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है मेकाट्रॉनिक्स. सबसे आपका मैकेनिकल सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड कंट्रोल सिस्टम. तो मैकेनिकल सिस्टम में मैकेनिकल कैड और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हम यूज करते हैं. तो इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक ब्रांच होती है, मैकेनिकल सिस्टम, कंट्रोल एक कोई ब्रांच होती नहीं है. But control is very very important as far as mechatronics is concerned. So what is control system? Briefly मैं discuss करूँगा, फिर बाकी branches भी हम discuss करेंगे करके. तो basically जो है जो control system है, आपका जो robotic arm है, हम उसको बहुत precision से move करना चाहते हैं, up and down, left and right हम move करना चाहते हैं. मैं आई एम नॉट वेरी मच कनेक्टेड विथ मैकेनिकल. आप जब अपने मैकेनिकल कार से मैकेनिकल गाड़ियां जब डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मैंने देखा नहीं है. स्टूडेंट के साथ मैं कभी इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, और इनफैक्ट मेरा मैकेनिकल में जितने भी इंटरेक्शन रहा है, अच्छे अच्छे डिजाइन से, वो सिस्टेक से ही रहा है. आप काफी सारे अच्छे अच्छे जो है चीजें जो है वो शेयर करते हैं. आई होप मेरी प्रेजेंटेशन सभी लोग को क्लियर होगी. प्रेजेंटेशन आपको मेरी दिखाई दे रही होगी. प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें. ओके ग्रेट. तो आपके जो फैब्रिकेशन शॉप है वहाँ पे मैं कई बार विजिट कर चुका हूँ, और आपके काम को मैंने बहुत अच्छे से देखा है, और इट्स वेरी गुड कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं. मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे हैं, मैं काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ. तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आप लोग सारी चीज़ें बनाते हैं, बट उसके वर्किंग लेवल पे मुझे ये जानकारी नहीं कि आप कंट्रोल सिस्टम को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं. सो व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, जरा हम समझने की कोशिश करें. आपकी एक डीसी मोटर है या स्टेपर मोटर है. स्टेपर मोटर को आप प्रोग्राम करोगे कि वो से 30 डिग्री तक मूव करे, ठीक है. तो प्रोग्रामिंग से वो 30 डिग्री मूव कर जाएगी, लेकिन कई बार वो 30 डिग्री मूव नहीं करती. या डीसी मोटर है जिसमें आप चाहते हैं कि उसको आप एक फिक्स स्पीड पे रखें, 100 आरपीएम पे ही रखें. कई बार लोड बढ़ जाता है, लोड कम हो जाता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो कंट्रोल सिस्टम बेसिकली जो होता है वो ऐसा सिस्टम है जिसमें दो टाइप होते हैं, क्लोज लूप, ओपन लूप. जो हम डिस्कस करेंगे तो मेनली क्लोज लूप की बात होती है, जो ये फीडबैक लेता है और फीडबैक के साथ साथ जो है आपकी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करता है. तो जहां तक मेरा नॉलेज है, बहुत कम लोग इस कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मैकेनिकल डिजाइन में, जिस वजह से उनके डिजाइन इतने परफेक्ट काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपको कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है तो क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए. जैसे पीआईडी कंट्रोलर इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम. तो पीआईडी तो आई थिंक काफी लोग आप लोग यूज भी करते होंगे, और अगर आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी अगर बनाते हैं तो आप चैट बॉक्स में डिस्कस भी कर सकते हैं कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या गाइडेंस हो सकता है. तो कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोल सिस्टम क्या बोलता है, सिंपल टर्म में बात करते हैं. क्या आप आंखें बंद करके चल सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि आप अगर घर में हैं, अगर आप एक घर में आप रहते हैं, तो हर रोज उसी घर में, उसी बेडरूम में, उसी हॉल में, उसी किचन में आप चल रहे हैं, या उसी कॉलेज में जा रहे हैं, आप हर चीज याद रख सकते हैं, राइट. आपको हर एक चीज जो है वो दिखाई देती है. तो फिर आप आंखें बंद करके चल देना चाहिए. क्यों नहीं चल सकते आप आंखें बंद करके? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक कंट्रोल सिस्टम है, जो हर एक चीज याद नहीं रखती, बल्कि हर समय देखती रहती है और हिसाब से अपने एक्शन को एडजस्ट कर लेती है. तो इस टाइप का, लेकिन मैकेनिकल सिस्टम इस टाइप का हम नहीं बनाते. हम बोलते हैं कि हमने बटन ऑन किया तो मोटर जो है वो हमेशा 100 आरपीएम पे चले. तो जरा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे वो 100 आरपीएम पे नहीं चल पा रहा है, लोड हो सकता है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें. तो कंट्रोल सिस्टम एक तरीके से आंख या आइस को हमारे ऐड करता है, जिसको हम सेंसर्स कहते हैं. सेंसर से वो इन्फॉर्मेशन लेके हमारे जो ड्राइव सिस्टम है उसको ऐसे एडजस्ट करता है कि आपकी स्पीड उतनी ही मेंटेन रहे, चाहे वोल्टेज बढ़े या घटे, लोड बढ़े या घटे, एंड सो. तो कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. मैकेनिकल सिस्टम के बनाओ तो मैकेनिकल बन ही नहीं सकता. आपके जो रोबोटिक आर्म है, आपकी जो मोटर्स हैं, ये सारी चीजें जो है मैकेनिकल उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. तो मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात करना,
आपसे आपको बताने से मतलब आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से तो आपको पता ही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कंप्यूटर्स बोला गया है, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी काफी सारी प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर की होती है, जैसे सी, जावा, इस टाइप की प्रोग्रामिंग है। तो यस, अगर हमें मैकेट्रॉनिक्स लेवल पे जाना है तो हमें कुछ तो प्रोग्रामिंग डेफिनेटली सीखनी पड़ेगी। भले वो प्रोग्रामिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जैसे CSIT वालों के बारे में हम कहते हैं, बट प्रोग्रामिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी। स्पेशली कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो प्रोग्रामिंग से एक तरीके से भागते हैं, प्रोग्रामिंग से दूर रहते हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये सिंपल एक बातचीत करने का तरीका है आपके हार्डवेयर से। आप अपने सिस्टम को काम करवाना चाहते हैं, आप अपने सिस्टम को, आपके मोटर को एक फिक्स स्पीड पे चलाना चाहते हैं, अपने सेंसर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो आपको उससे बातचीत तो करनी पड़ेगी। तो जो आपकी बातचीत है वो आप कैसे करेंगे, वो आप जो अपनी बातचीत है वो आप कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग है वो हमें बेसिक प्रोग्रामिंग में सीखनी पड़ेगी। हमें इतना तो समझना सीखना पड़ेगा कि इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स क्या होता है मतलब अगर पानी, वाटर टैंक के एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका टैंक फुल हो गया तो मोटर बंद करनी है, अगर आपका टैंक खाली है तो मोटर चालू करनी है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इफ एंड एल्स। क्या आप इफ एंड एल्स की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर टैंक भर जाए तो मोटर बंद कर दो, टैंक खाली हो जाए तो मोटर चालू कर दो, ये काम आप बार बार दिन भर करते रहो, इसको हम कहते हैं लूप। क्या आप लूप यूज नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। आप जब भी कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको वेरिएबल्स देने पड़ते हैं, x = 5, 7 = 3, तो आपको प्रोग्राम में भी वो वेरिएबल देने पड़ेंगे। बस प्रोग्राम में आपको बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। क्या वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, क्या वो एक डेसिमल टाइप का है, क्या आप एक हेलो, हाय और कैरेक्टर उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें से भी आप बड़ी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स के लिए, थैंक्स टू एडवांस एम्बेडेड सिस्टम एंड एडवांस चीजें जो आज अवेलेबल हो गई है कि आपको कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए बिना आप मैकेट्रॉनिक्स के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो अगर अपन देखें तो हमने अभी देखा कि मैकेट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो नो डाउट इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच। तो अगर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच पे मास्टरी करनी है तो आपको उसके सब सिस्टम पे, उसके जो जिससे वो बना हुआ है उस पे मास्टरी करनी पड़ेगी। और अगर आप इन सब पे मास्टरी करेंगे तभी आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, तो इस मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इवन अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं आता है, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड नहीं आता है, आपके मैकेनिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, सिर्फ आपके मैकेनिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और आपका लॉजिक अच्छा है, तो बिना बहुत ज्यादा डिटेल में जाए आप इन सारी ब्रांचेस पे कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स में और प्रोजेक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम इस कोर्स के साथ साथ देखते जाएंगे। तो इस वेबिनार जो सीरीज रहेगी, अपने 7 दिन पे जो वेबिनार सीरीज रहेगी, उसका फोकस किस पर है कि कैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर अब जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी मैकेट्रॉनिक्स डोमेन में बहुत अच्छे से कैसे काम कर सकता है, ये हमारा मेन फोकस होगा। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से मैकेट्रॉनिक्स पे आप अपना कैप्चर कर सकते हैं, मैकेट्रॉनिक्स पे आप किस तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं, राइट। तो आई होप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल है, क्योंकि मुझे अपने मोबाइल फोन में वो दिख नहीं रही है। सभी लोग मेरी प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके ग्रेट, थैंक यू। सो अच्छा, तो अब जब हमें प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना जरूरी है तो हम थोड़ी सी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रोग्रामिंग में मेन जो डिफरेंस है उसको थोड़ा समझना हमें जरूरी है। देखिए, एक चीज जहां पे मैकेनिकल स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग में काम करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो ये सेकंड पॉइंट है। मैकेनिक्स में कॉज एंड इफेक्ट्स आर विजिबल। आपने कोई हार्डवेयर ठीक से नहीं बनाया, आपने नट्स जो है होल्स ऊपर नीचे कर दिए, तो आपको दिख जाएगा और आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी मैकेनिकल डिजाइन अगर बना रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन की बात मैं ये नहीं करूंगा, ऑब्वियसली आईसी इंजन जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन में रूल लागू नहीं होता, लेकिन इन जनरल जो भी आप फैब्रिकेशन का काम करते हैं,
अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो आपने एक कोई बॉक्स बनाया और बॉक्स को आपने लगाया, देखा बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप उसको फिर काटने लगेंगे, उसको फाइल करेंगे या उसको कट करेंगे, फिर आप उसको लगा सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिल्कुल विजिबल है, आप बिल्कुल क्लियरली कॉज एंड इफेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आप अपने एरर्स को देख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जितने भी हमारे इश्यूज और इनएफिशिएंसीज हैं वो उसमें देखकर उसको हटा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इससे बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉज एंड इफेक्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत ही अलग एरिया हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो क्या अलग एरिया हो जाता है, मैकेनिक्स में आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसा होता है कि चलो बनाते हैं, गड़बड़ हुआ तो ठीक कर देंगे, राइट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं चलता। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग में आपको कैसे करना है, ठीक है, मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा हूं तो सबसे पहले मैं चैसी बनाऊंगा, चैसी बनाने के बाद मैं उसको टेस्ट करूंगा, हर एक चीज को टेस्ट करूंगा, जब वो परफेक्ट हो जाएगा तब मैं उसके ऊपर उसका केस बनाऊंगा, फिर उसको टेस्ट करूंगा, फिर मैं अपनी चेयर बनाऊंगा, फिर उसको टेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको बाद में उस चीज को रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रोग्रामिंग में भी आप चेंज करते, प्रोग्रामिंग बोलेंगे, प्रोग्रामिंग तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, नहीं। जब आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो कॉम्प्लिकेट प्रोग्राम में मिस्टेक आइडेंटिफाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो चीजें सटल लेवल पे एग्जीक्यूट होती हैं और आपने प्रोग्राम कर दिया, आपको लगता है प्रोग्राम सही है, लेकिन आपका जो मैकेट्रॉनिक डिवाइस है वो सही से काम नहीं करेगा। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच एक मैकेनिकल स्टूडेंट को मैकेट्रॉनिक्स में चेंज करनी पड़ेगी वो है मॉड्यूलर अप्रोच। आप पूरा बना के खत्म करने के बाद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि मैकेनिक्स में आसान था, मतलब कम से कम सिंपल डिजाइन में, ठीक है, कि आपको बाद में पता चल गया कुछ गलती और आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ये करेक्ट करने का जो चांस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लीजिए आपने कोई वायरिंग कनेक्शन गलत कर दिया, उल्टे कनेक्शंस कर दिए, ध्यान नहीं दिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खराब हो गया तो आपको नया ही खरीदना पड़ेगा, आप उसमें रिपेयरिंग नहीं कर सकते। प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा हो गया तो उसमें गलती पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमें एक समझना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिटेल प्रोग्रामिंग सीखना इम्प्रैक्टिकल है। अगर आप अपने ही डोमेन में रिलेटेड रहना चाहते हैं, तो मैकेनिकल के स्टूडेंट आईटी डोमेन में भी जाना चाहते हैं तो उनकी बात अलग है। अगर आप मैकेनिकल डोमेन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको डिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिटेल प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग से आपका काम हो जाएगा जिसमें लॉजिक इंप्लीमेंट होता हो और इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज कैसे करना है वो भी चीज, अगर आप इतना ही चीज आपको सीखनी है, और वही मैं इस वेबिनार सीरीज में आपको बताऊंगा कि आप मिडिल का पाथ कैसे लेंगे और किस तरीके से जो है अपने मैकेट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। तो एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, तो ये सारी एक्सपेक्टेशन है, बट मैं अभी इसको नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड्स एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हुए कि अगर आप एक अच्छे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आप एक जर्नलिस्ट हैं। इन जनरल ये कहा जाता है आप स्पेशलिस्ट बने। आप किसी भी चीज की इंडस्ट्री में भी स्पेशलिस्ट की ज्यादा डिमांड होती है, जर्नलिस्ट की डिमांड नहीं होती है। आप एक फील्ड के मास्टर हो और आप उस फील्ड में अच्छे से काम करते हो, इसकी डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन मैकेट्रॉनिक्स में आपको जर्नलिस्ट होना होता है, मतलब आपको बहुत सारे फील्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप मैकेट्रॉनिक्स में मास्टर हो सकते हैं। प्लस आप में एक इच्छा और शक्ति होनी चाहिए ताकि आप अपने नॉलेज, नए नए चीजों को सीखने की आप में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप जल्दी नई नई चीजों को क्विकली अडेप्ट करें। अगर आपको नई चीजें सीखने में डिफिकल्टी आ रही है तो मैकेट्रॉनिक्स में भी आपको काफी डिफिकल्टी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आ जाते हैं कि अगर एक मैकेट्रॉनिक सिस्टम अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। मैकेट्रॉनिक सिस्टम जो है उसके ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक हैं, सेंसिंग, कंट्रोल एंड एक्शन। तो हम अपने मैकेट्रॉनिक सिस्टम में सेंसर्स यूज करते हैं, उस सेंसर्स को हम अपने कंट्रोल सिस्टम पे देते हैं और कंट्रोल सिस्टम जो है उस सेंसर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई एक्शन लेता है और वो जो एक्शन है वो वापस हमारे सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि भाई आपने जैसे स्पीड बढ़ाई तो स्पीड बढ़ी तो मेरे सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो ये जो सर्कल है इससे मैंने एरोज ऐसे बनाए हैं कि सब तरफ एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो
एक्शन से सेंसिंग डिपेंडेंट है, सेंसिंग से कंट्रोल डिपेंडेंट है, कंट्रोल से एक्शन डिपेंडेंट है। तो ये मेकाट्रॉनिक्स एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। ये कैसे क्या काम करता है देखें। सेंसिंग जो है हम सेंसर्स की मदद से यूज करते हैं। हम अपने इस सेंसर डेटा की मदद से या तो कंप्यूटर यूज करते हैं, या तो माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, या तो एम्बेडेड सिस्टम यूज करते हैं, या तो पीएलसी प्रोग्रामिंग, चारों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और इसको जो है हम कंट्रोल सिस्टम में जो है इंप्लीमेंट करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम वो ब्रांच है जो बेसिकली इन सारी चीजों का नॉलेज लेकर इंप्लीमेंटेशन करेगा। वी एक्ट एंड डू एक्शन और टास्क यूजिंग एक्चुएटर। तो जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हम एक्चुएटर की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एज फार एज एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम की अगर हम बात करें। तो पहला कीवर्ड आपका सेंसर्स हुआ, दूसरा आपका प्रोग्रामिंग हुआ, तीसरा जो है आपका कंट्रोल सिस्टम हुआ, और चौथा जो है वो है बेसिकली आपका एक्चुएटर्स हुआ। तो ये 4 कीवर्ड्स और 4 ब्लॉक से आपका एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम बनता है और इन्हीं ब्लॉक को हम अपने सेशन में सीखेंगे। इसका प्रैक्टिकल सिमुलेशन लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे जो हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे। कल से हम डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो अलम खान पूछ रहे हैं सर विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड जनरली। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। तो अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सी, जावा, .NET और .NET इस टाइप की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। माइक्रो कंट्रोलर में एम्बेडेड सी पे, माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम में एम्बेडेड सी पे ज्यादा काम होता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग में लैडर लॉजिक कॉन्सेप्ट पे प्रोग्रामिंग होती है। तो हम अपने सेशन में एम्बेडेड सी पे थोड़ा फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम एम्बेडेड सी पे फोकस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है जो ऑब्वियसली सभी सेशन को सर इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों, राइट। तो मैं थोड़ा लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास मान लीजिए अब एक बंगाली वर्कर आपके यहाँ काम करता है जिसको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, और आपको उससे काम करवाना है। आप उससे काम कैसे करवाएंगे? वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जरूरी काम करता है, और हम उसकी जगह किसी ऐसे हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले वर्कर को रख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंटरप्रेटर रखेंगे, एक अनुवाद करने वाला व्यक्ति रखेंगे। हम उस अनुवाद करने वाले व्यक्ति को बताएंगे कि उसको क्या काम करना है, और अनुवाद करने वाला व्यक्ति जो है वो ऐसे बंगाली व्यक्ति को बताएगा और बंगाली व्यक्ति काम करेगा और फिर से अनुवादक को बोलेगा कि मैंने ये काम किया, आप उससे बात। तो मतलब आप जब डायरेक्टली उस वर्कर से बात करने के बजाय एक बीच में एक अनुवादक की मदद से आप उस वर्कर से बात करते हैं। तो हमारे जितने भी जो हैं हम जितने भी जो सिस्टम्स होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, माइक्रो कंट्रोलर हो, एम्बेडेड सिस्टम हो, पीएलसी हो, सारे हार्डवेयर बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज में बात करते हैं। वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हम इंसानों के लिए समझना। तो इसलिए हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई जो हमें थोड़ी ठीक लगे काम करने में, और बीच में कंपाइलर जैसी चीजें होती हैं जो हमारी इस लैंग्वेज को उनकी 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस इस पे डेवलप की गई हैं और उन सब लैंग्वेजेस के बेसिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। सारी नहीं देखेंगे, जो हमें जरूरी है उस पर हम देखेंगे, उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो ज्यादातर लैंग्वेजेस जो है वो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पीएलसी प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा लैडर लॉजिक कॉन्सेप्ट है। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग हम इस सेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि पीएलसी जो है वो इंडस्ट्री में वैसे तो बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन उसका एक प्रॉपर सेशन होना चाहिए अगर आप पीएलसी में इंटरेस्टेड है। उसके बिना भी आप मेकाट्रॉनिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रवीण पूछ रहे हैं सर विच प्लेटफॉर्म पे हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। मयंक भी शायद यही पूछ रहे हैं। तो हम टिंकरकैड करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपना सिमुलेशंस कर सकते हैं, और वहाँ सिमुलेशंस हमें दिखता भी है। और कोई ऐसा फ्री सिमुलेशन प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है हमारी नॉलेज में, तो इसलिए हम उसी प्लेटफॉर्म पे सिमुलेशंस नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे 4 कीवर्ड्स हो गए। तो सेंसर्स की हम बात करें तो सेंसर क्या है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है एंड रिस्पॉन्ड करता है टू सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट। आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में किसी टाइप के इनपुट को जो है मेरा सेंसर डिटेक्ट करता है। तो सेंसर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक टिल्ट सेंसर यहाँ पे दिख रहा है। जो टिल्ट सेंसर है बेसिकली मोशन को डिटेक्ट करता है। ये जो है टिल्ट, जो आपका एंगल में जो टिल्ट आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है। ये PIR मोशन सेंसर है, जो इसके सामने अगर मोशन हो रहा है तो मोशन को डिटेक्ट करता है।
पोटेंशियोमीटर जो है, अगर आपने ड्राइव पे काम किया हो, इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव पे काम किया हो, तो उसमें स्पीड वैरी करने के लिए पोटेंशियोमीटर जैसे डिवाइसेस यूज होते हैं। टेम्परेचर सेंसर है जो रूम का टेम्परेचर आपको बताएगा। गैस सेंसर जो है बताएगा कि इस रूम में कोई गैस प्रेजेंट है या नहीं। फोटो रजिस्टर जो है वो लाइट इंटेंसिटी कितनी है उसको डिटेक्ट करता है। फोटो डायोड जो है वो IR रेस को डिटेक्ट करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन में हम यूज करते हैं। अगर सामने कोई ऑब्स्टेकल है तो ये अल्ट्रासाउंड एमिट करता है और वो रिफ्लेक्ट होता है। इस तरीके से बहुत तरह के सेंसर्स हैं और ये सारे सेंसर अपने सेशंस में हम देखेंगे। तो एग्जांपल जैसे लाइट, हीट, मोशन, मॉइस्चर, प्रेशर, अलग अलग टाइप के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं। सो कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर जो प्रोग्रामिंग है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया है। इस ओवरव्यू को हम फिर से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये सी प्रोग्रामिंग बेस्ड है और मेरे को पता है मैकेनिकल बैकग्राउंड से बहुत कम लोग हैं जो सी प्रोग्रामिंग करते हैं, बट जो सी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत एडवांस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें जो जरूरी है वो इतना एडवांस की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल लॉजिक लगाना है। अगर एक बार आप एक लॉजिक समझ जाएंगे कि भाई इफ एल्स क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और क्यों हम उसको यूज करते हैं, तो इससे भी आप बड़ी इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे ऑर्डिनो जैसे प्लेटफॉर्म पे हम काम भी करेंगे, उस पर प्रोग्रामिंग लाइव अपने सेशन में करके देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो कंट्रोल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंट्रोल सिस्टम जैसे कि हम जानते हैं दो टाइप का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और मैकेनिकल और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। आई होप आप अपने मैकेनिकल कोर्स में कंट्रोल सिस्टम तो डेफिनेटली पढ़ते ही होंगे, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल डिजाइन कंट्रोल सिस्टम के बिना पूरा नहीं है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप, आपने बटन दबाया, फैन चालू हो गया, मोटर चालू हो गई, मोटर कितनी स्पीड पे चल रही है, उस पर लोड कितना है, उसको हम देख नहीं रहे, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लोज लूप सिस्टम कहता है कि हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, अगर स्पीड हमारी कम हुई तो वापस हम उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड अगर ज्यादा हुई तो उसको कम करेंगे, अगर टॉर्क कम हुआ तो उसको बढ़ाएंगे, कम करेंगे, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम इस टाइप से यूज होता है। PID कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल, एक सबसे कॉमन कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जो ज्यादातर सिस्टम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर को सिंपल टर्म में बात करें तो एक्चुएटर वो हर वो चीज है जो कोई एक्शन करती है, कोई काम करती है, ठीक है। तो अगर फैन, यस वो एक एक्चुएटर है, लाइट भी एक्चुएटर है क्योंकि वो ऑन ऑफ होती है, ठीक है। आपका बल्ब एक एक्चुएटर है, एक बजर आपका एक्चुएटर है, एक RGB LED आपका एक एक्चुएटर है, DC मोटर आपका एक्चुएटर है, हॉबी मोटर आपका एक्चुएटर है, सर्वो मोटर आपका एक्चुएटर है, रोबोटिक आर्म जो है वो आपका एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट ऑफ मशीन that is responsible for moving and controlling a mechanism or a system। तो किसी भी सिस्टम को मूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको कोई मोशन देने के लिए जो हम चीज यूज करते हैं उसको हम एक्चुएटर करते हैं। तो एक्चुएटर ही है जो काम कर रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है सेंसर सेंसिंग कर रहा है, कंट्रोल सिस्टम जो है आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड है, लेकिन एक्चुएटर है जो अल्टीमेटली हमारा काम हमको करके दे रहा है। तो इन सिंपल टर्म इट इज अ मूवर, एन एक्चुएटर रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक्चुएटर में दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक इसमें कंट्रोल सिग्नल होना चाहिए जो बताएगा कि क्या काम करना है, कितने डिग्री पे जाना है, कितनी स्पीड से काम करना है, कितनी स्पीड से रोटेट करना है, और उसको एक एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है ताकि उस एनर्जी को वो मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर सके। दिस इज अ टिपिकल मेकाट्रॉनिक सिस्टम। तो इसमें बेसिकली आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो कंप्यूटर जो है वो ड्राइव को कैसे कंट्रोल करता है, कंप्यूटर जो होते हैं या कंट्रोलर जो होते हैं वो डिजिटल होते हैं, जबकि ड्राइव एनालॉग होती है। तो हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की मदद से उसको डिजिटल में एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। फिर ड्राइव जो है एक्चुएटर को कंट्रोल करता है। फिर एक्चुएटर से हमारा मैकेनिकल सिस्टम कंट्रोल होता है। मैकेनिकल सिस्टम पे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमें एक्चुअल जो है आपको स्पीड बताते हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को हमें थोड़ा कंडीशनिंग करनी पड़ती है क्योंकि उसमें नॉइस हो सकता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो कंडीशनिंग के बाद हम फिर इसको वापस डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर डिजिटल ही समझ सकता है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करके इसको देंगे और ये प्रोसेस जो है ओवरऑल जो आपकी प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेकाट्रॉनिक सिस्टम। तो अगर अपन एग्जांपल लें तो आपके हाथ से अगर आप कोई सिलाई मशीन जो है वो एग्जांपल है मैकेनिकल सिस्टम से। हाथ से चलने वाला जो फैन है वो एक मैकेनिकल सिस्टम है। एक मैनुअल जैक जो आप कार में यूज करते हैं वो एक मैकेनिकल सिस्टम है।
वहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का एग्जांपल दें तो इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको चलाते हैं, वो आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फैन आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक जैक कार में भी आप बैटरी से कनेक्ट करके अगर जैक को यूज कर रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल जो स्विंग मशीन है जिसमें पूरा का पूरा कपड़ा बन जाता है एंड टू एंड, वो आपका मेकाट्रॉनिक सिस्टम है। एयर कंडीशन आपका एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम है। रोबोटिक क्रेन जो यूज होती है, अगर आपको किसी कार को उठाने के रोबोटिक क्रेन यूज कर रहे हैं तो वो एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम है, अगर वो मैनुअली कंट्रोल नहीं है। So definitely there are some disadvantages also mechatronics, ऐसा नहीं है कि इसी सिस्टम का डिसएडवांटेज नहीं होता है। तो मेकाट्रॉनिक सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने इनिशियली डिस्कस किया था, इस वजह से हमारे इंडस्ट्री में मेकाट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जहाँ पे हमारे जो इंडियन इंजीनियर्स है उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत हाई है। इंडिया में जितने भी मेकाट्रॉनिक सिस्टम है वो इम्पोर्टेड है, ज्यादातर इम्पोर्ट किया जाता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसकी कम होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। इसका डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसका रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस वर्क काफी डिफिकल्ट हो जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई। अगर आप एक बार एक मेकाट्रॉनिक सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो ओल्ड सिस्टम को नए सिस्टम से चेंज करने में दिक्कत आती है, जबकि अगर आप लेबर बेस्ड सिस्टम पे चलते हैं तो हायरिंग फायरिंग ईजी होता है। इसलिए जो आपके जो भी एमएसएमईज हैं, जो छोटे टर्नओवर वाली कंपनीज हैं, वो ज्यादातर जो है वो लेबर इंटेंसिव है, बट उनका जो वर्क कल्चर है वो भी खराब होता है। लेबर को जब जरूरत होती है हायर करते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो उनको फायर कर देते हैं। तो आपके जैसे हमारे ऑफिस में अभी कुछ प्लाईवुड का काम चल रहा है, तो इस टाइप के जो लेबर्स होते हैं वो टेम्पररी, उनको कभी कभी जॉब मिलती है, कभी नहीं मिलती। सो दीस प्रॉब्लम्स आर आल्सो देयर। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस सिस्टम विल हैव टू बी एड्रेस सेपरेटली एंड प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, मैकेनिकल रोबोट्स इन्वॉल्व है, तो उनको अलग अलग लेवल पे हमें टैकल करना पड़ता है। तो दिस इज तो आई थिंक हो गया। तो आज मेरा प्रेजेंटेशन भी आई कुड कंप्लीट ऑन टाइम, इंस्टेड ऑफ आई डिलेड, स्टार्ट थोड़ा सा लेट से किया था। तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ मेकाट्रॉनिक्स। नेक्स्ट जो हमारा कल वाला सेशन होगा, उस सेशन में हम डायरेक्ट सिमुलेशन से स्टार्ट करेंगे और हम इस आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम सेंसर्स, प्रोग्रामिंग, कंट्रोल सिस्टम और एक्चुएटर से स्टार्ट करेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम हम थोड़ा सा लेट लेंगे, हम सेंसर्स, प्रोग्रामिंग और एक्चुएटर से स्टार्ट करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। और साथ साथ में हम मैकेनिकल बैकग्राउंड से कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग में स्विच करें, इस ट्रांजिशन को भी हम समझेंगे। आई अंडरस्टैंड कि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें मैकेनिकल बैकग्राउंड के होंगे, तो उनके मैकेनिकल और मेकाट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी लाइव चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, ये जितना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा काफी अच्छा होगा। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन बेस्ड रहा, और नेक्स्ट सेशन हमारे बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं हुए, पूरा सिमुलेशन बेस्ड होंगे और हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आज टाइम मुझे पता था कि इंट्रोडक्शन हमारा लंबा खींचेगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल आज कवर नहीं कराया है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में या सब्सिक्वेंट क्लास में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम डिस्कस करेंगे, जो जितने भी मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और वो है डिजाइनिंग द स्टेप्स टू डिजाइन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन करते हैं उसमें आप ये एज्यूम करते हैं कि आप डायरेक्टली मार्केट से जो है अपना मोटर खरीद लेंगे, कंट्रोलर खरीद लेंगे, अपना जो सारी चीजें और आ भी रही है, ज्यादातर चाइना में ही बनती हैं, और आप उसको लगा देते हैं। लेकिन जब आप अपनी फील्ड में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को उतारते हैं तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। आपकी बैटरी वायर जल जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी में आग लग सकती है, इलेक्ट्रिकल आपके जो कंट्रोलर्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें आपकी होती हैं वो बिल्कुल सिंपल की चीजों की वजह से होती है, क्योंकि आप अपने सिस्टम को डिजाइन नहीं करते हैं। आप ये सोचते हैं कि कोई भी मार्केट में अवेलेबल कंट्रोलर आपके एप्लीकेशन के लिए फिट हो जाएगा। तो एज ए मैकेनिकल बैकग्राउंड के होते हुए आप कैसे इक्वेशंस को समझें, बिल्कुल बेसिक V इक्वल टू IR ही मैं आपको बताऊंगा, जो आपने ऑब्वियसली कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे पढ़ा है। V इक्वल टू IR जैसे बेसिक इक्वेशन से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे डिजाइन करेंगे वो मैं पूरा अपने सेशन में कवर करूंगा। तो प्रसन्नजीत एक क्वेश्चन विल दिस रिवॉल्यूशन इफेक्ट अफेक्ट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो प्रसन्नजीत आई एम नॉट क्लियर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप चाहें तो अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं, अपने वॉइस से मुझे समझाना चाहते हैं, तो मैं आपके शायद क्वेश्चन को बेटर समझ पाऊं। प्रसन्नजीत प्लीज आप अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रसन्नजीत आर यू देयर? हेलो सर। यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
क्वेश्चन ये था कि सर कंप्यूटर सिस्टम्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो रेडिएशन बाकी सबका जो सिस्टम्स अगर यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम रहता है। तो सर वो क्या हम जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनका फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा? ओके, देखिए अगेन इसमें आपका नॉलेज थोड़ा सा कम है। जो रेडिएशंस की आप बात कर रहे हैं वो रेडिएशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम से नहीं आते, वायरलेस सिस्टम से आते हैं, आपके मोबाइल फोन से आते हैं। तो अगर आप टिकटॉक, अभी बैन भी हो गया अब तो टिकटॉक पे और यूट्यूब पे अगर आप ज्यादा रहते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है, कंप्यूटर आपके लिए इतने नुकसानदेह नहीं है। दूसरा, अगर कंप्यूटर से आपको जो भी नुकसान हो रहा है वो बेसिकली अगर आप कंटिन्यूअस सुबह से शाम तक प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कई बार मुझे सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर बैठना रहता है तो मेरे को आंखों में काफी परेशानी हो रही है आजकल रिसेंटली, तो मैं अपना एक गॉगल भी यूज करता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में उसको यूज करूँ, जो मेरी ये स्क्रीन से जो व्हाइट लाइट आती है वो यूज उसको मुझे बचाता है। तो इंडस्ट्री में मेकाट्रॉनिक्स में जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिस्टम हमारे मैकेनिकल डिजाइन को कंट्रोल करेगा। आप 24 घंटे कंप्यूटर पर नहीं बैठेंगे, वो अपना काम करेगा। तो यहाँ पे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि ये आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि पहले जो काम काफी डिफिकल्ट होते थे मैनुअली वो अब थोड़े इजी हो जाएंगे। तो इससे तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो ठीक होगी, कम होगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कंप्यूटर से जो परेशानी मेनली कोर आईटी और सीएस बैकग्राउंड के बच्चों को ही होता है, क्योंकि उनका काम ही 24 घंटे बैठ के कोडिंग करना है, राइट। तो उनको दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना होता है। बैंकिंग के जो लोग होते हैं उनको दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, तो इन लोगों को इनसे नुकसान है, मेकाट्रॉनिक्स के लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं। और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर्ष, आपका माइक म्यूट है, आप सुनाई नहीं दे रहा है। अभी भी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी, मैं तो नहीं सुन पा रहा एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर कि बाकी सुन पा रहे हैं क्या। सॉरी हर्ष, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी अभी सुनाई दे रहा है। Sir, am I audible? हाँ, अभी आप सुनाई दे रहे हैं। Sir, just I would like to tell the other students if they have any questions, they can ask you or they can post their question to chat box. ओके सर, ओके। तो मैंने ऑलरेडी सभी को बता दिया है कि अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I think sir the session is over now. Yes. Thank you for such an informative session. We will meet at 10:30 a.m. sharp tomorrow. Yes, thank you so much.